we've invited everybody to give an update on what is happening with our case, our harassment case, and also to clarify a lot of doubts, misconceptions, rumors, and all kinds of misinformation that has been spread about our team, members of our team, about the case, and stuff like that. So I will let Nitin Satpute, Mr. Nitin Satpute, he's my advocate and he's handling my case. I will let him give you the update on the case to begin with, and then I'll add a few things to it, and then we will leave the floor open for questions. Anything that you want to ask, we are here to answer all your questions and clarify everything, and we have nothing to hide. So नितिन जी, आप केस का अपडेट दीजिए, हमारा अभी क्या मैटर चल रहा है। जी, मैं पहले हिंदी में देता हूँ, फिर इंग्लिश में देता हूँ। लास्ट ईयर 2018 में 10 अक्टूबर 2018 को हमने ये FIR दर्ज की थी 4 आरोपियों के खिलाफ, जो कि 2008 में तनुश्री के साथ जो घटना घटी थी, उनके साथ जो हरासमेंट किया गया था, सेक्सुअल हरासमेंट जो किया गया था, उसके बारे में हमने ये FIR दर्ज की। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की, ऐसी इन्वेस्टिगेशन की ताकि आरोपियों को इसका फ़ायदा मिल जाए। ये जो इन्वेस्टिगेशन था, इन्वेस्टिगेशन में जो बातें उन्होंने तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में डॉक्यूमेंट जो जमा करने चाहिए थे, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए थे, उसमें कुछ नहीं किया उन्होंने। आरोपियों को फ़ायदा मिलने के लिए उन्होंने इस केस को क्लोज करने के लिए बी फाइनल यानी बी समरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई, यानी कि आरोपियों का उनके ऊपर जो आरोप थे वो आरोप सारे निकल जाए, वो हिसाब से उन्होंने बी समरी उन्होंने कोर्ट में बांद्रा अंधेरी कोर्ट में डाल दी गई। आरोपियों का नाम भी ले लीजिए। आरोपियों का नाम 4। ये जो 4 आरोपित है ये केस के अंदर, नाना पाटेकर, सामी सिद्दीकी, राकेश सारंग और गणेश आचार्य, ये सारे आरोपित थे। नाना पाटेकर का ये फिल्म में रोल था, राकेश सारंग डायरेक्टर थे, सामी सिद्दीकी प्रोड्यूसर थे और गणेश आचार्य ये कोरियोग्राफर थे। ये सारे आरोपियों ने 2008 में तनुश्री जी के साथ जो गलत बात की थी, जो हरासमेंट किया था, सेक्सुअल हरासमेंट किया था, उसके बारे में वो जो पीड़ित थी, 10 साल के बाद अभी उनको जो न्याय मिला, न्याय के कहीं पर जो आशंका हुई थी, उसके बारे में हमने FIR की थी। उस केस को पुलिस ने बी समरी यानी बी फाइनल करके कोर्ट में उसको पेश किया और कोर्ट को बोला कि ये बातें झूठ है। उसके बाद हमको अपॉर्चुनिटी थी कि केस को फिर से रीओपन करें, उस बी समरी रिपोर्ट को चैलेंज करें। हमने ये सारी बातें कोर्ट में बताई, हमने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया था। प्रोटेस्ट पिटीशन के दरमियान दो तीन तारीख हुई, 2-3 सुनवाई हुई, उसके दरमियान प्रोटेस्ट पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर उसके बाद कहीं पर हमें सफलता मिली, ये पिटीशन हम दर्ज कर पाए और कोर्ट ने इस सारी पिटीशन को देखते, उसके सारे मुद्दे, सारे कंटेंट्स को देखते हुए ये जो पिटीशन हमारी एक्सेप्ट कर ली गई है। अभी ये जो प्रोटेस्ट पिटीशन जो है यानी और पुलिस का जो बी समरी रिपोर्ट है, इसको जो हमने चैलेंज किया है, इसकी जो सुनवाई जो है फर्दर नेक्स्ट हियरिंग जो है 17 जनवरी को रखी गई है। इस केस में अभी 17 तारीख के बाद इसमें एक टर्न आ जाएगा, या हमारी बहस होगी, हमारे आर्ग्यूमेंट होगा, कोर्ट के सामने दलीलें पेश होगी। आज तक ये केस के अंदर जैसे मैंने तनुश्री जी का जो केस लिया है, तब से मुझे बहुत हरासमेंट हुआ था। जैसे मैंने केस लिया था उसी वक्त मुझे बीड़ से, सांगली से थ्रेटनिंग कॉल आ रहे थे कि आपने ये केस क्यों लिया, आप छोड़ दो, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। थ्रेटनिंग कॉल थे, लाइव थ्रेटनिंग कॉल थे। ये होने के बाद आपने देखा होगा मीडिया में भी बहुत उलट सुलट बातें जो लिखी गई थी, मीडिया में बताई गई थी मीडिया को, ताकि वो छापे और हमारे खिलाफ हमारे ऊपर लांछन लगाए या कुछ आरोप किए गए। पिछले महीने की बात है, 2008 में जब ये जो हादसा हुआ था, उस वक्त एक जो एडवोकेट थे, इनके पास कोई एडवोकेट आए, उन्होंने इनके साथ उन्हें बताया नहीं कि वो नाना पाटेकर के एडवोकेट है, और इनके साथ आए, डिस्क्लोज नहीं किया। इनके घर में आए, इनका एक इंटरव्यू भी था मीडिया में, तो आपने देखा होगा कि इनके घर में आके इनको थ्रेटनिंग किया है, इनके सारे डॉक्यूमेंट वो लेके गए। इनकी तरफ से नोटिस दूसरे जो आरोपी है, कंप्लेंट की तरफ से जो नोटिस दूसरे आरोपी को भेजा गया था, उन्होंने कहीं पर भी इनको बताया नहीं कि वो किसी एक्यूज को ऑलरेडी हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनका जो ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट जो था, इनको बताया नहीं था। वो हमने हमारे प्रोटेस्ट पिटीशन में इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी, इनके पास जो भी कागजात थे, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट थे, हमने सब डॉक्यूमेंट को गैदर किया। डॉक्यूमेंट को गैदर करने के बाद हमने प्रोटेस्ट पिटीशन में
इनके साथ जिन्होंने चीटिंग की, इनके पास जो डॉक्यूमेंट लेके गए, वो सारी बातें हमने लिखी गई। पिछली तारीख को प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होगी। जब ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होने के बाद जो एडवोकेट थे जिन्होंने इनके साथ पूरा ये चीटिंग किया था, इनको फंसाया था, सप्रेस किया था, उनको कहीं से पता चला कि प्रोटेस्ट पिटीशन में उनका नाम है, तो उन्होंने हमारे जो एडवोकेट ग्रुप के अंदर मेरे बारे में गलत बातें लिखी। मुझे धमकाया गया कि आपने मेरे बारे में स्टेटमेंट दिया मीडिया में, मैं आपको डिफेमेशन फाइल करूंगा, मैं आपकी कंप्लेंट करेंगे। और ऐसे उन्होंने बहुत सारे एडवोकेट को वहाँ पर उकसाया, प्रोवोक किया ग्रुप के अंदर। नाम लीजिए, कौन थे? ये जो एडवोकेट थे नीलेश पावस्कर, इनके जो एडवोकेट थे, उन्होंने ग्रुप में ऐसा मैसेज डाला कि वन ऑफ माई friend reporter has informed me that our learned member advocate Nitin Satpote had made a statement before media that I have commented against him that he has done something with Tanushree Datta। हालांकि मैंने ऐसे कोई मीडिया को कोई भी कहीं पर लिखा नहीं था। फिर भी बेसिकली ये नाना पाटेकर के लॉयर थे जिन्होंने 10 साल पहले सारे एविडेंस को सप्रेस किया था, और उन्होंने ये चीज़ मुझे डिस्क्लोज नहीं करी थी कि वो नाना पाटेकर के लॉयर हैं और नीलेश पावस्कर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ आप अक्यूज्ड का और विक्टिम का दोनों का केस नहीं संभाल सकते हैं। यू आर इधर अक्यूज्ड लॉयर और विक्टिम्स लॉयर। आप विक्टिम को अप्रोच करते हैं ये बोल के कि मैं आपको मदद करने के लिए अप्रोच कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप है अक्यूज्ड के लॉयर, क्योंकि आपने पुराने केसेस में आपने अक्यूज को हेल्प की है, सपोर्ट की है। 2005 और 6-7 में 2005, 6 और 7 में उनके जो केसेस रहे हैं, और नाना पाटेकर के बहुत सारे केसेस रहे हैं, हरासमेंट के, अब्यूज़ के, और बहुत सारे केसेस अलग अलग लोगों के अलग अलग मैटर में। और ये सारे केसेस को दबा दिया गया है, रफा दफा कर दिया गया है। अगर आप गूगल करेंगे इंटरनेट पे तो ये सारे केसेस निकलेंगे भी, और उन केसेस को रफा दफा करने के पीछे ये इस लॉयर पावस्कर का हाथ था। तो वो कैसे मेरे को अप्रोच करके मेरा लॉयर बनेगा, वो कैसे, वो उसने कैसे किया, ये बात मुझे पता नहीं थी कि नाना पाटेकर का लॉयर है। उसने दोस्तों के थ्रू मुझे अप्रोच किया, बोला कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसने धमकियाँ भी दी कि नाना पाटेकर आपको जेल में डालना चाहता है, आपको जेल में डाल देगा। मैंने जब उससे पूछा कि ऐसा होता है क्या, जिसने हरास किया वो खुद ही वो मुझे जेल में डाल देगा, हाँ कुछ आध दिन के लिए शायद लॉकअप में बंद होना पड़ेगा, ये सारी बातें बोल के डराया, धमकाया। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके गया, क्योंकि उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी। जो अपना जो फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था, फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ था, एक दो पेज का कॉन्ट्रैक्ट था, ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन उस पर क्लियरली लिखा हुआ था कि ये सोलो डांस सीक्वेंस है। अब बॉलीवुड में अगर सोलो डांस सीक्वेंस बोला जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि सोलो लड़की डांस कर रही है, पीछे बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं। बॉलीवुड में सोलो डांस सीक्वेंस का मतलब होता है सोलो आर्टिस्ट। उस आर्टिस्ट के पीछे 10, 12, 20, 100 जितने बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, बट इट इज़ अ सोलो आर्टिस्ट। तो वो क्लियरली मेंशन किया गया है उसमें, जिसका मतलब है कि उस गाने में नाना पाटेकर का कोई काम नहीं था। मुझे अप्रोच किया गया था फॉर आइटम सॉन्ग फॉर स्पेशल नंबर, नॉट अ डुएट विथ एनीबडी। नाना पाटेकर का रोल फिल्म में था और मुझे गेस्ट अपीयरेंस के हिसाब से लिया गया था। अगर उन्होंने मुझे बोला होता, क्लियर किया होता जो कि वो कि ये डुएट है, तो मैं नहीं करती, क्योंकि मैं डुएट गाने नहीं करती हूँ। मैंने एक फिल्म में डुएट गाना किया होगा शाहिद कपूर के साथ, बाकी ये आइटम सॉन्ग था। और ये चीज़ पूरी क्लियर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी, और उसमें अलग से भी मैंने चेंजेस करे थे, जिसमें मैंने बोला था कि कॉस्ट्यूम और डांस स्टेप मेरे कंफर्ट के हिसाब से होंगे, जो कि बॉलीवुड में इतने साल स्पेंड करके मुझे इतनी तो अकल हो ही गई थी कि ये सारी चीज़ें भी कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, कि आपको सेट पे आप ये ना बोले आप कुछ भी पहन लो, मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, तो इसकी वजह से मैंने वो भी स्पेसिफाई कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट में। वो कॉन्ट्रैक्ट छाप के लाए थे, मैंने बोला आपने ये ऐड करना, मैंने आपको बोला था ये ऐड करने के लिए, आपने ये ऐड क्यों नहीं किया। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आए थे, उन्होंने बोला आप पेन से ऐड कर दो, फिर सिग्नेचर कर दो, हम भी साइन कर देते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में साइड में पेन से भी लिखा हुआ था कि ये कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम्स और मूवमेंट्स वगैरह मेरी कंफर्ट लेवल के हिसाब से होंगे, और उसमें उनके सिग्नेचर थे और मेरे सिग्नेचर थे। अब ये चीज़ बहुत ऑब्वियस हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट देखकर कि उसमें फिर नाना पाटेकर का तो काम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सारा सब कुछ वैसे भी प्रूव हो जाता है कि जिसका काम नहीं, आप ज़बरदस्ती उसको घुसड़ रहे हो गाने में और लड़की को प्रेशराइज कर रहे हो कि करना ही पड़ेगा तेरे को डांस, और जो हम बोलेंगे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पावस्कर आके उसने कॉन्ट्रैक्ट लेके गया, क्योंकि उसको
वो उसने बोला कि मुझे नोटिस भेजना है प्रोड्यूसर को चेक डिफ़ॉल्ट का, इसलिए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मुझे थोड़ी झिझक हुई उसको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट शेयर करने में, क्योंकि ओरिजिनल की एक ही कॉपी होती है। लेकिन उसने मेरे को कन्विंस किया कि अगर आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो मैं नोटिस कैसे बनाऊंगा। आपका जो चेक रुका हुआ है बाउंस के 2 चेक्स उन्होंने बाउंस कर दिए थे। एक चीज़ नोटिस करने की बात है, जो मेरा पहला चेक बाउंस हुआ था वो कंट्रोवर्सी होने के पहले ही बाउंस हो चुका था। दूसरा चेक कंट्रोवर्सी के बाद बाउंस हुआ, तो उनके इंटेंशंस पहले से ख़राब थे कि आर्टिस्ट से काम करवाएंगे, पैसा भी नहीं देंगे, उसको परेशान भी करेंगे, क्योंकि ख़राब लोग हैं। सीधी सी बात है कि अगर किसी लड़की को फॉरगेट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, किसी लड़की को अगर तकलीफ हो रही है किसी चीज़ से, आप गुंडे बुलाओगे, आप प्रेस को बुलाओगे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे? आप बताओ। शरीफ इंसान जो होता है, अगर 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 हालांकि मैंने किसी भी चीज़ को अग्री नहीं किया था जो वो क्लेम कर रहे हैं आज, अगर मैंने अग्री भी किया होता, अगर किसी लड़की ने अग्री भी किया होता, लेकिन अगर लड़की को परेशानी हो रही है तो आप क्या करोगे? आप सिंटा को बुलाओगे ना। उन्होंने सिंटा को फ़ोन किया? वो कहते हैं कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ, मैं वैन से नहीं निकली, उन्होंने सिंटा को क्यों नहीं फ़ोन किया? जब कोई आर्टिस्ट सेट पे काम कर रहा होता है और अगर आर्टिस्ट परेशान कर रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, तो आप पहले मीडिया को बुलाओगे, आप पहले बाहर के लोगों को बुलाओगे कि आप सिंटा को फ़ोन करोगे? मैं हमेशा से सिंटा की मेंबर रही हूँ, नाना पाटेकर भी सिंटा के मेंबर है, जो डायरेक्टर तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबर है। उन्होंने तब सिंटा को या एसोसिएशन के मेंबर्स को फ़ोन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं कर रही थी, वो मुझे परेशान कर रहे थे। जो चीज़ उन्होंने नक्की करी थी कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, वो फॉलो नहीं कर रहे थे। वो ज़बरदस्ती मुझ पे प्रेशर डाल रहे थे, ये करो फिर वो करो, एक के बाद एक बात आगे बढ़ रही थी। पहले उस नाना पाटेकर का सेट में होना ही नहीं था, अब उसको सेट में उन्होंने डाल दिया, मेरे बोलने के बावजूद कि भैया ये क्या क्या कर रहा है, मुझे घूर रहा है, परेशान कर रहा है, आसपास चिपक रहा है, इसको हटाओ। नहीं, उसको नहीं हटाया, उसके ऊपर उसका गाना डाल दिया, उसके डांस स्टेप डाल दिए। तो परेशान वो मुझे कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं उनको परेशान कर रही होती तो सिंटा को बहुत पहले फ़ोन गया होता। उन्होंने फ़ोन नहीं किया सिंटा को। मैंने हरासमेंट एपिसोड के बाद गाड़ी तोड़ फोड़ हो गई, जर्नलिस्ट इतनी मीडिया वहाँ पे जमा हो गई, बाकी के लोग जमा हो गए, मनसे और ये वो। अब ये बोल रहे मनसे के लोग नहीं थे, दुनिया को पता है कि नाना पाटेकर और मनसे के ताल्लुकात थे 2008 में, तो इसको बुल्लू बना रहे हो, सबको पता ही है। तो क्या आर्टिस्ट जब परेशान करती है तो इन लोगों को बुलाया जाता है सेट पे? तो ये हरासमेंट नहीं है? ये बोलते हैं डेज़ी शाह बोलती है नहीं नहीं वो दूर दूर खड़े थे। अच्छा, ये है डेफिनेशन क्या हरासमेंट का? वो खड़ा ही क्यों था वहाँ पे? और मेरी बाहें पकड़ के खींचना ये हरासमेंट नहीं है? जब तुमका होना ही नहीं है, मुझे प्रेशराइज करना, गाने के स्टेप करने, ये हरासमेंट नहीं है? हरासमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कि जिसने जो काम कमिट नहीं किया है, एक लड़की को परेशान कर करके इतना परेशान करना कि उसका काम ही ख़राब कर दो। और उसके बाद उन्होंने इतनी उल्टी सीधी बातें फैलाई। गणेश आचार्य और ये मेन तो माउथ पीस वही था, उसने मेरे प्रोफेशनल करियर और इंटीग्रिटी के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें फैलाई इंडस्ट्री में कि कोई बड़ा प्रोड्यूसर और बड़ा डायरेक्टर किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे साथ वापस काम करने की। एक ज़माने में मैं एक अपकमिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी, मेरी फिल्में रिलीज़ होती थी, चौका ब्लॉक बिजी होती थी, मेरी साल की 3 या 4 फिल्में मैं करती थी, और मुझे कभी खुद से जाके काम नहीं मांगना पड़ा किसी से, आगे से लोग आते थे। वो वहाँ से मेरी ये हालत हो गई कि मतलब एक आध मूवी की फिल्मों के जो ऑफ़र आ रहे हैं वो भी इतने फालतू ऑफ़र आ रहे हैं कि भैया इससे अच्छा तो फिल्में नहीं करूँ मैं। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनके पास अगर आप जा के मीडिया में आप उल्टी सीधी बातें फैला देते हो कि अनप्रोफेशनल ने वैन में बंद कर दिया था, ड्रग्स कर रही थी, ये सारी बातें सुन के कौन प्रोड्यूसर मुझे हायर करेगा? वैसे भी लड़कियों के लिए तो स्टैंडर्ड आप लोगों ने मतलब बहुत हाई करके रखा हुआ है। हीरो एक्टर लेट आए, शराब पिए, फालतू के झगड़े करे, मारपीट करे, उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हीरोइन 5 मिनट भी अगर लेट आती है तो उसके करियर पे अफेक्ट पड़ता है। तो आपको लगता है कि कोई बॉलीवुड हीरोइन में इतनी हिम्मत होगी कि वैन बंद करके अंदर बैठ जाएगी? उसको पता नहीं है कि उसका करियर, उसके करियर को बनाने के लिए और बचाने के लिए उसको 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप वो हो जिसका इंडस्ट्री में कोई माई बाप नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं है, गॉडफादर नहीं है, गॉड बॉयफ्रेंड, जो भी इन लोगों के चलते हैं, कुछ नहीं है, अपने बलबूते पे लड़की आई है मुंबई शहर में, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट और बॉलीवुड मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीत के मैंने अपना मुकाम हासिल किया, जिसकी वजह से मुझे बॉलीवुड में चांस मिला। इतना कुछ कर आके मैंने एक छोटा सा अपना करियर तैयार किया था।
सुपरस्टार भी बनी नहीं थी, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल पे खेल रही हूँ। एक मध्यम वर्ग था मेरा बॉलीवुड में कि काम आ जाता था, साल की 2-3 फिल्में आ जाती थी, एक आध आइटम सॉन्ग्स कर लिए तो इनकम मेरी सप्लीमेंट हो जाती थी। फिल्मों में उतनी इनकम नहीं होती थी, नहीं देते थे मुझे वो। तो मैंने बोला भैया ठीक है आइटम सॉन्ग कर लेती हूँ, आइटम सॉन्ग में शोज़ मिलते हैं, तो जो फिल्मों से नहीं कमा पा रही हूँ बाकी शोज़ वगैरह करके कमा लूँगी। घर बनाया मैंने, अपना फ्यूचर मुझे सिक्योर करना था। सोचा था 4-5 साल काम करूँगी फिर शादी कर लूँगी, ये मेरे सपने थे। बस इतनी ही मेरी इच्छा थी। मुझे नहीं बनना था सुपरस्टार, मेगा स्टार, फलाना ढिमकाना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बस इतनी छोटी सी मेरी ज़िंदगी थी, 5-6 साल काम करूँगी, इतना पैसा जुगाड़ करूँगी कि मेरी लाइफ आगे की सेट हो जाए, प्यार हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बस इतनी की अपेक्षा थी। उसके ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के सब कुछ खराब हुआ। इतना बदनाम किया इन लोगों ने मुझे, इतना बदनाम किया, इतनी गंदी गंदी बातें मेरे बारे में बोली, इतनी गंदी गंदी बातें। क्यों? अपने गुनाह को छुपाने के लिए। और उस वक्त जब मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं ये गलत है, आपका यहाँ पे होना नहीं है, तो उनको ईगो में हर्ट हो रहा था कि ये क्या लड़की है हमको मना कर रही है, ये ईगो, अहंकार है। तो आज फंसो केस में। तुम्हारे अहंकार के लिए तुमको लगा कि तुम किसी लड़की का करियर ख़राब कर दोगे, तुम किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दोगे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोल के उसके सारे जो स्रोत हैं इनकम के वो बंद कर दोगे। तुमने ये नहीं सोचा कि एक दिन वो शायद आएगी वापस। वही हुआ ना फिर पिछले साल। और पुलिस तो, हमारे देश की पुलिस का तो फिर बात ही क्या है। आज तो सब देख रहे हैं उनके कांड हरकतें। समरी रिपोर्ट फाइल कर दी, इतने सारे एविडेंस हमने जुगाड़ करके उनको जमा करें। मीडिया में एविडेंस आई, जो विटनेसेस है मीडिया में आके उन्होंने सब कुछ बोला, अपना पक्ष रखा। सो मोटो आए, हाँ, सो मोटो आए। एंड पूरी पब्लिक, इंडिया की पब्लिक ने विटनेसेस को सुना, इंडिया की पब्लिक ने देखा गाड़ी तोड़फोड़, वो हरासमेंट नहीं था। आपके सेट पे गुंडे आके आपकी हीरोइन की गाड़ी तोड़ रहे हैं आप ही के सेट पे, और उसके कंप्लेंट करने के बाद ये 2+2 4 नहीं होता कि हीरोइन ने कंप्लेंट करी कि उसको तकलीफ़ हो रही है, फिर शूटिंग रुक गई, फिर मीडिया वाले आ गए, फिर वो वहाँ से निकल रही है और गाड़ी गुंडों ने आके 2+2 4 करना तो सबको आता है ना। तो क्या पुलिस का तो काम ही है 2+2 4 करना, उनका तो काम ही इन्वेस्टिगेट करके मैटर की तह तक पहुंचना। लेकिन नहीं ना, अब उनके पास करोड़ों रुपए हैं और मेरे पास तो है नहीं करोड़ों रुपए, क्योंकि अगर मुझे मौका दिया गया होता काम करने का तो मेरे पास भी आज करोड़ों रुपए होते ना। आज मेरे पास करोड़ों रुपए होते तो मुझे शायद जस्टिस मिलती, शायद मुझे इज्जत भी ज़्यादा मिलती। भैया आजकल तो मुझे तो समझ में आ गया है, दुनिया की रीत मैंने देख ली। पैसे होते हो तो इज्जत देते हैं लोग, पैसे होते हैं तो जस्टिस, इंसाफ भी मिलता है, और पैसे नहीं होता आपको इंसाफ भी नहीं मिलेगा, ना ही इज्जत मिलेगी। तो है उनके पास पैसे, और पैसे कहाँ से है? नाम फाउंडेशन गरीब फार्मर्स के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए लेती है कॉरपोरेट से। ये जो नाना पाटेकर का नाम फाउंडेशन है, ये जो इमेज उसने बना के रखी है ना कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो एक घर में रहता हूँ, ये ढकोसला है, झूठ है। ये दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम कितने विनम्र हैं, कि कुछ नहीं है, ढकोसला है। आप लोगों को उल्लू बनाना सबसे आसान काम है। सफ़ेद टोपी पहन लो, सफ़ेद कुर्ता पहन लो। अरे भाई सफ़ेद कुर्ता तो वो भी पहने हुए था, क्या उसका नाम था, आसाराम बापू। सफ़ेद कुर्ता पहन लो, एक मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, बस संत बन गया। तुम जाके देख रहे हो वो जो पैसा कलेक्ट कर रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है? फार्मर्स के नाम पे करोड़ों रुपए उसके नाम फाउंडेशन में आए हैं, कहाँ गया? कुछ महीने पहले मैंने सुना, हाँ फ्लड विक्टिम्स के 500 घर बन रहे। तुमने जाके चेक किया वो घर कहाँ है, बने कि नहीं घर? किसी ने जाके चेक किया? ये एक के बाद एक गुगली मारता है नाना पाटेकर, और तुम लोग बिलीव भी करते हो। हाँ, मैं कल बोलूँगी मैं टिम्बकटू की महारानी हूँ, मानोगे तुम लोग? मेरा चांद पे एक महल है, मैंने भी चांद पे महल बनवाया है। इसने 500 घर बनवाए ना यहाँ पे, मैंने ब्रह्मांड में 500 एलियंस के लिए घर बनवाया है। मानोगे तुम लोग? नहीं। किसने जाके देखा? 500 घर बनाया है, लेकिन 500 घर के लिए फंड तो कलेक्ट किए हैं फॉर श्योर।
एनजीओ चलाने वालों का की कोई छांट और ताक झांक नहीं होती यहाँ पे। किसके नाम पे पैसा ऐंठ रहे हैं और कहाँ वो पैसा जा रहा है। बैंक अकाउंट चेक करके देखा है कि वो पैसा सच में फार्मर्स पे जा रहा है कि नहीं। हमारे देश में जो फार्मर्स है गरीब, इतने गरीब है कि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। उनके 4-5 बच्चे, बड़ी फैमिलीज होती है, इतना प्रेशर उन पे ऊपर होता है कि फाइनली उनको लगता है भैया सुसाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकते हैं। ऐसे लोगों के नाम पे इसने पैसा ऐंठा है। और ये जो एनजीओज है सिर्फ इंडिया से उनको फंडिंग नहीं मिलती है, यूरोप, अमेरिका से, ईस्टर्न यूनियन, एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग, डॉलर्स में फंडिंग मिलती है, पाउंड्स में फंडिंग मिलती है। एनआरआईज जो बैठे हुए हैं इंडिया के बाहर, मेरी बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो एनआरआईज है अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनके लिए 2-4 हज़ार डॉलर्स कोई बड़ी बात नहीं है। डाल देते हैं फाउंडेशन पे। क्यों? अच्छा फलाना नेशनल अवार्ड विनर का फाउंडेशन है, झूठ थोड़ी बोलेंगे, डाल देंगे। किसी ने चेक करके देखा ये जो फंडिंग आ रही है अब्रॉड से, इंडिया के बैंक्स 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपया देते हैं। उनके वेबसाइट पे भी अगर आप जाके देखो नाम फाउंडेशन पे, इतने कमीने और इतने बेशरम हो चुके हैं कि वेबसाइट पे भी अपडेट नहीं किया है। मतलब उनको पता है कि अरे भैया यहाँ पे फाउंडेशन खोल के बैठ जाओ, पैसा ऐंठो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई छानबीन भी नहीं करेगा। और यहाँ वहाँ खिला पिला के सबको खुश रखा है। कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई देयर इज़ नो डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ एनी वर्क बीइंग डन। फार्मर्स, गरीब किसानों के नाम पे पैसा ऐंठा जा रहा है और गरीब आज भी सुसाइड कर रहा है। और करते क्या है, साल में एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 विधवाओं को बुलाएंगे। उन 200 विधवाओं को 15-15 हज़ार रुपये कैश देंगे और 500 या 200 रुपये की साड़ी देंगे और एक सोइंग मशीन। और तुम कमा रहे हो करोड़ों रुपया, और लाखों और सैकड़ों की तादाद में फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो, साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 200 विधवाओं के गले लग के तुम फोटो खींच रहे हो। चूतिया बना के रखा है क्या? मैं तो नहीं हूँ, लिखा नहीं है मेरे ऊपर, देशवासियों को बना रहे हो, बट आई एम इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। करोड़ों बैंक एक टाइम पे जो बैंक पैसा डालती है ना नाम फाउंडेशन में, 5, 10, 25 लाख। CSR स्कीम के बारे में पता है आप लोगों को? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें 3% हर कॉर्पोरेट को देना पड़ता है टुवर्ड सोशल कॉजेस। वो पैसा आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर वो पैसा आप इंडिविजुअल NGO में डाल सकते हो, एंड यू कैन शो द रिसीट टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट ने उसकी फैसिलिटी रखी है कि आप हमको नहीं दे के, आप NGO को दे के आप ना टैक्स रिबेट आप ले सकते हो। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं इस तरह के लोग। गरीब फार्मर्स के नाम पे लोगों का दिल तो पिघलता है। जो अच्छा कमाते हैं, ईश्वर ने जिसको दिया है वो देता भी है। मैंने भी बहुत किया है, बताया कभी किसी को। मेरे दिनों में जब मैं फिल्में, आइटम सॉन्ग जो काम करती थी, हालांकि दूसरी हीरोइन के कंपैरिजन में बहुत कम कमाती थी, लेकिन मेरे हाथ हमेशा खुले रहते थे। मैंने भी किया है, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। जो करते हैं ना, वो इतना ढकोसला नहीं करते। हाँ, कभी कभार सेलिब्रिटीज़ को थोड़ा बहुत PR करना पड़ता है, बिकॉज उनकी वजह से बाकी फंडिंग आती है, लेकिन ये वो मामला नहीं है। ये इसके खाते में जा रहा है, इसको देख कर दूसरे सेलिब्रिटीज़ इसके खाते में डालते हैं, इसके NGO में डालते हैं। लेकिन काम के नाम पे आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं इसको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरीब विधवाओं को गले लगा के फ़ोटो खींचते हुए। उस गरीब विधवा के घर में जाके उसने उसका घर बनाया कि नहीं, आपने देखा? करोड़ों रुपए आते हैं बैंक से, हर जगह से, कोई हिसाब नहीं है। तो इन लोगों के लिए पुलिस को खरीदना कौन सी बड़ी बात है? ये किसी को भी खरीद सकते हैं। तो वेयर इज द जस्टिस? हाउ डू यू डिसाइड whether the case is true or not? If you want to do the investigation, you will do the investigation because it is so obvious, you can tell. But if you don't want to do the investigation, you can close any case. So now the case has gone to the court. मेरा वक्तव्य ये है कि तुम चाहे पैसा खिला के तुम कितने दिन बचोगे। तुमने यहाँ पैसा खिलाया, आगे भी पैसा खिलाओगे, किसको खिलाओगे? तुम्हारा पैसा तो जा रहा है ना, नुकसान तो हो रहा है ना तुम्हारा। मैं वैसे ही खींचती रहूँगी, 10 साल तक खींचूंगी। कितनों को तुम दोगे? वैसे भी हराम का पैसा है, खून लगा है इस पैसे पर। जिसके पास भी जाएगा ना, उसकी कभी खुश नहीं रह सकता वो।
जो गरीब इंसान के, गरीब फार्मर का जो पैसा है वो ईश्वर की तरफ से उसके लिए आया था, तुम्हारे लिए नहीं आया था। इससे बड़ा पाप नहीं है कोई कि जो इंसान मर गया वो खुदकुशी करके मर गया, जो सबसे बड़ा गुनाह है इस कायनात में, सबसे बड़ा गुनाह है खुदकुशी, लेकिन उसको वो गुनाह करना पड़ा। नॉट ओनली मर्डर, इट्स नॉट जस्ट मर्डर विच इज़ अ सिन, ऑल्सो सुइसाइड, बिकॉज सुइसाइड इज सेल्फ मर्डर। बट यू नो वॉट, आई डोंट ब्लेम दोज पीपल। उनके हालात ऐसे ख़राब हो जाए, जो भी सुसाइड करते हैं ना, बच्चे करते हैं फेल होके, लोग करते हैं परेशान होके, उनकी गलती नहीं होती है, उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है। और तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे ग्रीड की वजह से, लोभ की वजह से उस इंसान को अपनी खुद की जान लेनी पड़ी, क्योंकि उसके नाम पे जो पैसा आया तुमने खुद ऐंठ लिया, खून लगाए उस पैसे पर। वो किसी के पास भी जाएगा, किसी को भी वो घूस के हिसाब से जाएगा ना, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कितना घूस दोगे तुम? कितना, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, शायद 4 जनरेशन्स के लिए पैसा है। तुम खरीद सकते हो पूरे पुलिस को, पूरी जो लॉ एंड जस्टिस सिस्टम को खरीद सकते हो, भगवान को नहीं खरीद सकते। पाप पे पाप, तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा है और फूट के जब निकलेगा ना, उसको तुम पे नहीं कर पाओगे। तो है, ऐसे लोग के लिए क्या बात है, 20 समरी रिपोर्ट और ये समरी और वो समरी। हमारे को ये तो रीत चली आ रही है हमारे कंट्री में। और लड़कियों के पास एक तो मानसिक बल भी कम होता है लड़ने, उस तरह से अग्रेसिवली लड़ने के लिए। मैं लड़ रही हूँ, ईश्वर की कृपा है। पिछले साल आप लोगों ने सब देखा, क्या कुछ बातें नहीं बोली, क्या कुछ नहीं बोला मेरे बारे में, गंदी गंदी बातें, यू नो, ऐसी ऐसी बातें कि मतलब सुन के गंदा फील होता है। आगे कर दिया घटिया घटिया लोगों को, घटिया घटिया लोगों को आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको जीतना था। 10 साल पहले भी उनको जीतना था, 10 साल पहले भी उन्होंने उल्टी सीधी बातें करी, मेरा करियर ख़राब हुआ, सबको। आज भी उनको अपनी गलती नहीं माननी है। और मैं तो फिर भी खड़ी हूँ, लड़ रही हूँ, क्योंकि नितिन जी की वजह से ये मुझे हिम्मत देते आए हैं पिछले साल से। मैं कितनी बार उनको फ़ोन करके रोई हूँ, नितिन जी ऐसा नहीं होता मुझसे, अब नहीं सहा जाता, ये इन्होंने ये बोल दिया गलत, ये इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया। और नितिन जी बोलते हैं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम खड़े रहो, आपको बस केस लड़ना है, हम जीत के आएंगे, हम जीतेंगे और पूरे कंट्री में ये एग्जाम्पल फैलेगा। तो एक ऐसे लोग हैं, आशीष इनका असिस्टेंट है, और दिव्या, इनकी वजह से मैं खड़ी हूँ। एक लड़की में उतनी हिम्मत नहीं होती है, इतना यहाँ से थ्रेट आ रहा है, वहाँ से थ्रेट आ रहा है, करियर की बैंड बजी हुई है, काम खराब हो गया। अच्छा, करियर और काम खराब हो जाता है ना, तो ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं लाइफ में। आपके दोस्त मुकर जाते हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स और प्यार मोहब्बत की दुहाई देते थे, वो धीरे धीरे छट जाते हैं, यू नो। जो लोग आपको इज़्ज़त देते थे, उनकी इज़्ज़त भी कम हो जाती है, वो भी दुख होता है, यू नो। बहुत सारी चीज़ें होती है। आपकी एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हुआ करती थी कि कभी सोचना नहीं पड़ता था कि कुछ खरीदने से पहले या कुछ करने से पहले। अब 10 बार सोचती हूँ, अपनी चादर में रहने की कोशिश करती हूँ, रहना पड़ता है अपनी चादर में, क्योंकि अब मेरी चादर बहुत छोटी हो गई है ना। एक ज़माने में हीरोइन हुआ करती थी, फिल्म शूटिंग, ये वो, फिल्म्स कर रहे हैं, आइटम सॉन्ग कर रहे हैं, तो शोज़ भी आ रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी है। अब वो सब धीरे धीरे घट घट के कम हो गया। अब जो थोड़ा बहुत मुझे मिलता है उसमें मुझे मैनेज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन 4 लोगों का अहंकार, इनके अहंकार ने इनको अलाउ नहीं किया अपनी गलती मान के बैकआउट हो जाओ। इसको हमने जिस चीज़ के लिए काम हायर किया था, इस लड़की को जिस चीज़ के लिए हमने काम दिया था, बस अपना काम करे और घर चले जाए। चेक्स भी बाउंस करा दिए मेरे। ये तो मैं, बिकॉज़ मेरे आसपास के लोग मुझे मिल गए पिछले साल, जो मुझे शक्ति देके मुझे खड़ा किया है अभी भी। और मैं प्रार्थना कर करके अपने आप को मेंटेन किए हुए हूँ, बिकॉज़ आप लोगों को तो पता है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी उसके बाद से ही शुरू हुई। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, जब आपकी पूरी बसी बसाई लाइफ जब ख़राब हो जाती है ना एक बार में, अच्छी फिल्मों के ऑफर्स नहीं आ रहे, अब ख़राब फिल्में करनी नहीं है, क्योंकि ख़राब फिल्में के सेट पे जाऊंगी तो यही नाना पाटेकर और गणेश आचार्य ऐसे वाले लोग मिलेंगे। दूध का चला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। इस इंसिडेंट के बाद मेरी हिम्मत होगी किसी छोटी मोटी फिल्म में जाने के लिए? क्या पता है इनके जैसे लोग मिलेंगे, और निकल गए ना, दे गॉट अवे विद इट। अगर तब मुझे जस्टिस मिली होती तो शायद मैं फिल्में नहीं छोड़ती। जस्टिस नहीं मिली ना मुझे, तो मेरे दिल में तो वहम बैठ गया कि अब सबको लगेगा कि हम भी
परेशान करके पार निकल सकते हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब मेरी बात अलग है। अब मेरी शक्ति कहीं और से आती है, और मैं थोड़ा सोच समझ के, मुझे थोड़ा मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ। लेकिन बहुत नुकसान किया इन लोगों ने, इनको मैं नहीं छोड़ने वाली। कितनी बार भी समरी रिपोर्ट फाइल करेंगे, कितनी बार केस क्लोज करेंगे, थक जाएंगे केस क्लोज कर करके। मैं नहीं थकूंगी, मैं उसको दोबारा मैं खोलती रहूंगी केस। सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ जाना है। मैं जब तक जान नहीं खा जाती ना इन लोगों की, मैं तब तक केस लड़ती रहूंगी। इन्होंने मुझे परेशान किया है ना, और मैं तो यंग हूँ अभी भी, इनकी उम्र बढ़ी जा रही है, इनकी हिम्मत टूट जाएगी मुझसे लड़ते लड़ते। अभी सरेंडर कर दें ताकि आगे की ज़िंदगी चैन से जी पाएंगे। वैसे भी उम्र हो गई है इन चारों की, मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। मेरा बसा बसा करियर इन लोगों ने ख़राब किया है। वो जो उस वक्त का जो मेरा पीरियड था ना, वो पीक पीरियड था। उस टाइम पे मैं निकल जाती तो बहुत आगे निकल जाती। वो 10 साल आप पीछे छूट गया मुझसे सब, और टाइम भी छूट गया। नुकसान बहुत हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तो इनका भी हो थोड़ा नुकसान, यही सीख रहेगी इंडिया के लिए। जस्टिस तो मैं चाहती हूँ, जस्टिस तो हम कोशिश कर ही रहे। अभी कोर्ट में मैटर गया है, वैसे तो वो अरेस्ट हो सकते हैं। पुलिस ने भी उस वक्त बोला था, मैडम आपका केस इतना स्ट्रांग है, हम तो अरेस्ट ऐसे कर देंगे उनको अरेस्ट। मैं जैसे ही अमेरिका गई, हाँ अच्छा दूसरी बात, अमेरिका क्यों गई, यहाँ क्या है मेरे लिए भैया बताओ। मैं यहाँ बैठी रहूँ बिना काम काज के, कुछ नहीं। तुम लोग उल्टी सीधी बातें करो, लिखोगे, हर कोई उल्टा सीधा कुछ बोलता है। अच्छा सपोर्ट भी है खैर, लेकिन क्या छत भी तो चाहिए ना, पेट भी चाहिए, पेट भरने के लिए काम भी चाहिए। बैठी रहूँ यहाँ पे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। यहाँ पे सब काम ख़राब हुआ था इसलिए छोड़ के आई वेंट टू अमेरिका। वहाँ पे एटलीस्ट इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ मैं, थोड़ा बहुत मेरा जो काम होता है उससे मेरा गुजारा चल जाता है ईश्वर की कृपा से। फैमिली में बाकी सब ठीक है, सिस्टर विस्टर सबका अच्छा काम चल रहा है। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे ऊपर अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना देख लूँ, किसी से मुझे लेना ना पड़े। फिर भी मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर मेरी थोड़ी बहुत बीच बीच में हेल्प करते रहते हैं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाना। तो मैं अपना इंडिपेंडेंट रहती हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा जितना भी है मैं अपना खुद का खुद कर लेती हूँ। ठीक है, बड़े घर में नहीं हूँ, अमेरिका में छोटा सा मेरा कुछ है, रह लेती हूँ मैं। और योग साधना ध्यान वगैरह में मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मैं क्या यहाँ बैठ पड़ी रहूँ यहाँ पे, अपनी ज़िंदगी नहीं देखूँ। अजीब अजीब बातें करते हैं लोग यार, वो अमेरिका क्यों चली गई, ये क्यों वो क्यों। जस्टिस दिलाओ, गिव मी जस्टिस, आई विल स्टे हियर। वेयर इज़ द जस्टिस। मुझे अच्छा लगता है अमेरिका में, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना कोई पार नहीं होता कुछ करके। वहाँ पे आप पार नहीं हो सकते ऐसा कुछ करके। अगर लड़की ने कंप्लेन किया है ना, वहाँ पे तो केसेस ऐसे होते हैं कि 10 साल पहले मौत हो चुकी है, गाड़ दिया किसी को कहीं पे, वो खोद के फिर निकालते हैं उसके दांतों से और उसकी हड्डियों से। आपने देखा होगा टीवी शोज़ में, डीएनए वीएनए निकाल के 10 साल 25 साल बाद जेल में डालते हैं गुनहगार को। मुझे इसलिए अच्छा लगता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है ना, मतलब गुनाह करके 4 लोग निकल गए, परेशान करके, करियर ख़राब करके। और सिर्फ ये नहीं, और भी वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस जो हमारे कंट्री में होते हैं, हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, निकल जाते हैं लोग। इस चीज़ से मुझे अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स व्हाट इट इज़। केस विल कंटिन्यू। दे आर पुटिंग हर्डल्स, वो हर्डल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे धमकियाँ, इनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महीने पहले मैं किसी एग्ज़ाम में बिज़ी थी एक्चुअली। मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो मेरी कोशिश उसमें जारी है। साइड बाय साइड मैं स्टडीज़ भी मैं कर रही हूँ। तो मैं बिज़ी थी और फोकस नहीं कर पा रही थी स्टडीज़ में, बिकॉज़ केस का भी मुझे अपडेट लेना पड़ता है इनसे, इसकी ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं एक दिन मैं रो पड़ी, मैंने बोला मैं तो स्टडीज़ में फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, ये केस चल रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। खैर, तब इन्होंने मुझे बताया कि ये सब परेशानियाँ हो रही हैं, इनको भी परेशान किया जा रहा है, बहुत चीज़ हो रही है। तो हर्डल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये केस शुरू हो रहा है। अब तक तो डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, अब तक प्रिपरेशन चल रही थी। नाउ वो
पहली बार नितिन जी मुझे कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो अटैक है, साइकोलॉजिकल अटैक और ये सब अटैक्स जो है बढ़ जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। ये बहुत ही गंदे लोग हैं और बहुत बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। इनका स्तर नहीं है नीचे जाने का। कितनी हद तक गिर सकते हैं ये, एक लड़की को बदनाम करने के लिए, एक लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए और जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर भी कितने सारे लांछन लगा दिए, क्या कुछ नहीं बुला दिया मुझे। अब इनकी बारी है झेलने की। मैंने इनको पहले से बोल के रखा था, नितिन जी मेरे ऊपर से बहुत कुछ गुजरा है, आपने देखा है, क्या कुछ उन्होंने नहीं बोला। आप ये मत समझिए कि आपको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि मेरे पीछे ये खड़े हैं, तो अभी इनको गिराने की ज़रूरत है। तो मैंने इनको पहले ही वार्न करके रखा था, इसीलिए वो रिलैक्स थे। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मुझे सबसे ख़राब लगती है कि ये जो अक्यूज़्ड है ये अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मेरे पास काम नहीं है, लेकिन इनको फिल्मों पे फिल्में मिल रही है। गणेश आचार्य, शाहिद कपूर से लेकर अभी ये कौन सी फिल्म रिलीज़ हो रही है, सूर्यवंशी में काम कर रहे हैं। मतलब तुम लोगों को अकल नहीं है क्या? बॉलीवुड वाले लोगों को ईमान और धर्म बेच के खा चुके हो क्या तुम लोग अपना? पैसे में इतने लत हो गए हो तुम लोग कि तुमको सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं है। गणेश आचार्य is mainly responsible amongst these four accused for spoiling my career, for spoiling my livelihood and for spoiling my life. मेरी ज़िंदगी थी बॉलीवुड यार, मेरा पैशन था। जैसे तुम लोगों को फिल्में बनाना पसंद है, तुमसे अगर वो छीन लिया जाए तो तुमको कैसा लगेगा? तुमको एक्टिंग करना पसंद है, तुमने मुकाम हासिल किया, तुमसे वो एक दिन छीन लिया जाए तो तुमको कैसा लगेगा? दिल टूटता है, बहुत ख़राब लगता है। आपका काम, क्योंकि जो काम है ना वो मेरा काम ही मेरा भगवान था। जब काम कर रही थी तो ये स्पिरिचुअलिटी, योगा वगैरह ज़्यादा नहीं था। स्टडीज़ थोड़ा बहुत पढ़ती थी, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। ज़्यादा पूजा पाठ में भी इन्वॉल्व नहीं थी। मेरा काम ही मेरा भगवान था। उसमें मुझे सुकून मिलता था, उसमें मुझे शांति मिलती थी, उसमें मुझे योग जैसी फीलिंग आती थी, मेडिटेटिवनेस उसमें आता था जब मैं कैमरे के सामने डांस कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। छीन लिया इन लोगों ने मुझसे। तुमको ये नहीं समझ में आता कि तुमसे अगर कोई छीन ले तो तुमको कैसा लगेगा? ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो। और पब्लिक को पूछना चाहती हूँ, तुम ऐसे लोगों की फिल्में जाके देखना चाहते हो जिसने इतना दिल दुखाया है, किसी का इतना दिल दुखाया है, इतना बदनाम किया, इतना परेशान किया कि लड़की वापस आ ही नहीं पाई फिल्मों में। सब जगह जा के मुझे बदनाम किया, मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई, लोगों को बोला मेरे साथ नहीं काम करने को। क्यों? क्योंकि उनको अपना गुनाह छुपाना था। और ऐसे लोगों के साथ तुम लोग अभी भी काम कर रहे हो। कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को, कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम लोग। पिछले महीने ये जो था, ये सारे हर्डल, जैसे तनुश्री जी ने जो अभी बातें बताई, हर्डल्स इन द एक्सेस ऑफ जस्टिस, जब भी समरी हुआ उसके बाद ये आगे ना बढ़े, उनके जस्टिस में उनको एक्सेस ना मिले, इसके लिए कैसे हर्डल डाले जाते हैं, उसका ये ताज़ा एग्जांपल। हमने एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की, उसके अंदर इनके साथ जो हुआ, जिन्होंने इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया, उनके गवाह के बारे में, इनको किसी ने ट्वीट किया, उनके नाम, ये सारे होने के बाद पिछले महीने मुझे व्यक्तिगत रूप पे मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। हम वकीलों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर मैं भी हूँ। तो कुछ वकीलों का ग्रुप ने ये जब बातें मीडिया में आई कि एडवोकेट ने, उनके जो नाना पाटेकर के एडवोकेट ने इनको अप्रोच करके, इनके पास से डॉक्यूमेंट लेके, इनको डिस्क्लोज नहीं किया, इनको सप्रेस करके, इनको अप्रोच करके, इनको डराया धमकाया, वो सारी बातें हमने प्रोटेस्ट पिटीशन में लिखी। उसकी कॉपी कहीं से उनके हाथ में लगी, तो वो बातें लिखकर उन्होंने ग्रुप में डाला कि मिस्टर एडवोकेट नितिन सातपुते, लर्नड मेंबर, हैज़ डिफेम्ड मी एंड ही मेड अ स्टेटमेंट इन द मीडिया। ऐसा करके सबको प्रोवोक किया मेरे बारे में लिखने के लिए, मुझे डराया धमकाया, इनके ऊपर डिफॉर्मेटरी केस फाइल करो, इनके ऊपर केस करो, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लो, इनके ऊपर बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर का। 2 दिन तक मुझे हरास किया गया। ये मुझे फ़ोन करके बोलते हैं मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ें लिख रहे हैं, इधर उधर से फ़ोन आ रहे हैं। तो जब मैं परेशान होती हूँ तो ये मुझे एडवाइस करते हैं। मैं तो एग्ज़ाम में बिज़ी थी, मैंने बोला नितिन जी मैं एग्ज़ाम में बिज़ी हूँ,
लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी, आपने जो मुझे बोला था, डोंट बी ऑन डिफेंस, बी ऑन ऑफेंस, अब इनको आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी बारी है अटैक की। इन्होंने मुझे अटैक वटैक करके देख लिया, मैंने झेला, मैं फिर भी आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट में हैं और भी मीडिया वाले सपोर्ट में, बहुत सारा मेरा सपोर्ट है। अब इनको अब लगता है कि इन पे अटैक करके शायद ये पीछे हट जाए, क्योंकि अभी हमारी पहली डेट आ गई है 17 जनवरी को। फर्स्ट टाइम ये कोर्ट में जाने वाले हैं मुझे रिप्रेजेंट करके, तो ऑब्वियसली अभी इनका नाम खराब करके आर्ग्यूमेंट के लिए फर्स्ट टाइम ये अपना फेस कोर्ट पे दिखाने वाले हैं। अब तक तो ये लिखा पढ़ी और डॉक्यूमेंटेशन और पुलिस के साथ ये सब मामला चल रहा था, अब ये जज के सामने जाएंगे तो इनकी बदनामी कर दो, इनका ही रेपुटेशन ख़राब कर दो, तो वो जज तो पहले दिन ही हमारा केस का जोक बन जाएगा ना। तो ये इतने हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया है, इनके सर पे खून भी है। तो इनका, जैसे कि मैंने कहा, इनका कोई सर नहीं है, बहुत नीचे भी गिर सकते हैं। आप लोग, क्या होता है कि मीडिया में कोई बात फैलती है तो छाप देते हैं लोग और वो वायरल भी हो जाता है, लेकिन अब ये मेरा केस जो है ना, ये गेम्स प्ले हो रहा है, केस को इफेक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। हमने जो बोल दिया, अब आपको जो पूछना है आप पूछिए, जो क्लैरिफाई करना है। वी आर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को हमने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में। उस दिन शाम को 8 बजे से लेके 6 दिसंबर तक, 6 दिसंबर तक रात को 10 बजे तक मुझे ग्रुप में कंटिन्यूसली चैटिंग करके हरासमेंट किया गया। इनको निकालो, इनको सवाल पूछो, इनके ऊपर केस करो, ये करो। और जिन्होंने पोस्ट डाली थी उसके अंदर, उन्होंने अपनी पोस्ट को रिवोक कर लिया था कि मिस्टर लर्नेड मेंबर, आवर मेंबर मिस्टर सातपुते हैज़ डिफेम मी, हैज़ मेड स्टेटमेंट इन द बिफोर मीडिया। ये जो पोस्ट थी वो पोस्ट को रिवोक कर लिया गया। और ये पोस्ट को रिवोक करने से पहले किसी मेंबर्स ने वहाँ पर रिप्लाई कर दिया कि मिस्टर यस नीतीश सातपुते शुड नॉट डू दिस लाइक दिस, तो ही शुड टेंडर हिज अपॉलॉजी एंड ऑल। ऐसा पूरा दिन चैटिंग हो रहा, लेकिन जिसके अगेंस्ट में जो रिप्लाई आए थे, उसकी जो मेन पोस्ट थी वो ग्रुप के अंदर, वो ग्रुप में वो पोस्ट गायब हो गई। तो इन्होंने प्रोवोक किया सबको। जब प्रोवोक कर रहे थे सबको, मुझे मेरे बारे में डिफेम कर रहे थे, मुझे मेरा अपमान कर रहे थे ग्रुप में, तो ये वहाँ से उनको थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू बोल रहे सबको, थैंक्स फॉर शोइंग लव एंड ट्रस्ट अपॉन मी, ऐसा उन्होंने ग्रुप में बोला। यानी कि वो चाहते हैं कि मेरा ग्रुप में अपमान हो, और उनको वो इनकरेज कर रहे थे। आपस में शायद बातें भी करते होंगे, फ़ोन इंडिविजुअल कॉल करते होंगे, ऐसा करके ये उस दिन दूसरे दिन मेरे को ग्रुप से वो निकाल के मेरा इंसल्ट कर दिया गया, ताकि मैं केस को आगे न बढ़ा। विपिन जी सवाल ले लेते हैं अभी, क्वेश्चन। जी, पहली बात, 20 समरी रिपोर्ट जो है, पहली कंसेप्ट ऐसी है, 20 समरी रिपोर्ट यानी पुलिस का एक प्रपोजल कोर्ट के अंदर गया है कि हमको इस केस के अंदर पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, तो ये 20 समरी, ये केस को क्लोज करो, ऐसा एक पुलिस का एक प्रपोजल होता है कोर्ट के अंदर। ये 20 समरी रिपोर्ट यानी कि क्लीन चिट नहीं, एक कोर्ट के सामने उन्होंने प्रपोज किया है कि हमारे इसको फाइनल करो, इसको अलाउ करो, ये अलाउ करने के बाद वो क्लीन चिट होता है। लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट के अंदर जब इसकी विक्टिम होती है, विक्टिम को बुलाया जाता है, यानी कि तनुश्री जी जो विक्टिम है उनको बुलाया गया कोर्ट में, उनको समन्स दिया गया। ये जो पुलिस ने जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है, उसके अगेंस्ट में आपको क्या कहना है, उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना है क्या, ये पूछा जाता है। तो उसके बाद हमने वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी है। अभी टेक्निकली क्या होता है, पुलिस कोई भी एफआईआर रजिस्टर करती है, उसके बाद उनको एविडेंस कलेक्शन करना पड़ता है, यानी कि गवाह, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, ये सब सारा कलेक्शन करना पड़ता है। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने क्या इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन किया, सारे जो गवाह, जो उन्होंने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, ये सारे जो गवाह है ये एम्प्लॉई है चारों आरोपी के, उनके पास काम करते थे, उनके पेरोल पे थे, उनसे सैलरी लेते हैं। ये सारे विटनेस अपने ओनर के खिलाफ या एम्प्लॉय के खिलाफ क्या बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे? नहीं दिए। सबका स्टेटमेंट साइक्लो स्टाइल यानी एकदम सेम टू सेम स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करके वो डाला गया है। जो लिस्ट, शायद आप मीडिया को भी मालूम है, हमने लिस्ट दी थी उनको, हमारे पास हमारे जो विटनेस जो थे, जो आई विटनेस थे, उनकी लिस्ट उनको दी थी, वो उनके बयान दर्ज नहीं किए, उनके स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड एंड नॉट हैज़ बीन फाइल इन द कोर्ट। कुछ लोग तो ऐसे हैं लिस्ट में विटनेस की कि पहचान में नहीं आ रहे हैं, वो सेट पे थे ही नहीं, वो आई विटनेस नहीं है, कहीं से पकड़ के लाए, सिंटा के विटनेस लाए, सिंटा को तो आई विटनेस नहीं है वहाँ से। शाइनी शेट्टी इस केस के अंदर को प्रोड्यूसर थी, ये जो घटना के बारे में उसको जानकारी थी, वहाँ पर थी वो, लेकिन उसका
Assistant director. असिस्टेंट डायरेक्टर, यस, शी वाज असिस्टेंट डायरेक्टर एक केस के अंदर। वो आई विटनेस है। पुलिस ने उसको बुलाया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया रात को 9 बजे तक। बाद में उनका स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रहा तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, हम कल आपको बुलाएंगे। उनको कभी फिर से बुलाया नहीं, ना ही उनका स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल हुआ। तनुश्री जी ये महिला है, ये जो मामला था सेक्सुअल हरासमेंट का, इसके बारे में इनका बयान जो मैजिस्ट्रेट के सामने जारी, जज के सामने दर्ज करना ज़रूरी था। इनके बारे में वहाँ के जो सीनियर थे उन्होंने एक लेटर जारी किया था इनको कि इनका बयान कोर्ट के सामने लेके जाके उनका दर्ज करना चाहिए था। वो लेटर इन तक आज तक पहुंचा नहीं था। हमने कोर्ट में हमें मालूम पड़ा, उन्होंने जब ये चार्जशीट फाइल की, ये 20 समरी रिपोर्ट जो फाइल की उसके अंदर हमको वो लेटर मिला, तब हमें मालूम पड़ा कि ये केस के अंदर कितना सपरेशन हुआ है। पुलिस ने इनको लेटर दिया ही नहीं। अगर वो लेटर देते, इनका बयान कोर्ट के अंदर दर्ज होता तो पुलिस को इस केस के अंदर आरोपी को, 4 आरोपियों को गिरफ्तार ही करना पड़ता था, उनको अरेस्ट करना पड़ता था। दे वुड हैव बीन बिहाइंड द बार, लेकिन पुलिस ने वो किया नहीं। 20 आपने- समरी में हम लोगों ने ये भी डाला है कि अब ये पूरा जो एविडेंस वगैरह सब कुछ है डायरेक्ट कोर्ट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि पुलिस ने तो एविडेंस वगैरह को सप्रेस करके रिपोर्ट वगैरह फाइल करके सब पूरा गड़बड़ कर दी। तो अब जो जितने भी एविडेंस है, जो ओवरवेलमिंग एविडेंस है, ये पहला सेक्सुअल हरासमेंट केस है जिसमें इतना एविडेंस है। भैया ये इतना एविडेंस के बाद भी अगर तुमको एविडेंस नहीं मिला, देन दैट इज़ अ क्लियर केस ऑफ करप्शन। वॉट अबाउट दोज केसेस जिसमें विटनेसेस नहीं है, वॉट अबाउट दोज केसेस जिसमें कोई एविडेंस नहीं होता है, तो उनकी क्या अपेक्षा करेंगे, क्या होप करेंगे? यहाँ पे इतने एविडेंस के बावजूद उन्होंने ये किया। तो प्रोटेस्ट पिटिशन में ये भी एक पिटिशन डाली जाती है कि अब सारे जो एविडेंसेस, विटनेसेस, सब कुछ की जांच पड़ताल और एवेल्यूएशन कोर्ट में होगी। ये मैजिस्ट्रेट खुद पूरे एविडेंसेस को देखेंगे और मेरे बयान और ये सबको देखकर वो देन ही विल डिसाइड। अब ये पुलिस के हाथ से निकल चुका है मामला। टाइम्स नाउ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, शायद यहाँ पर होगा कोई टाइम्स नाउ के। सामी सिद्दीकी का उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो घटना घटी थी उसके बारे में बोला कि ऐसा टच किया होगा, टच किया हो तो क्या हुआ। तो मतलब वो अप्रिशिएट कर रहे, सपोर्ट कर रहे, टच किया तो क्या हुआ, हो गया होगा ऐसा टच। शी मिसअंडरस्टूड हिज एंथुसियाज्म। उन्होंने उसको एंथुसियाज्म, क्या होता है उससे कुछ नहीं होता। तो ये वीडियो है, उनका जो स्टेटमेंट है, इनको कंसिडर नहीं किया। स्टिंग ऑपरेशन किसने किया उसके बारे में जानकारी नहीं जुटाई। बोले ऐसा सीडी मिला, वो सीडी हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में हमने पुलिस को दिया उसको, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। उसका आधा पार्ट उन्होंने टाइप करके कोर्ट में रखा है, बाकी सब गायब है। यानी कि ये पूरी कोशिश की गई आरोपी जो एक्यूज है उनको बचाने के लिए। बहुत सारी बातें इसके अंदर हमने लिखी है। हमारे जो गवाह के नाम दिए कि उनके बयान दर्ज करो, या ये जो केस है ये फिर से क्राइम ब्रांच को दो या सीआईडी को दो, ये भी सारी बातें हमने इसके अंदर लिखी गई है। और इनके साथ जिन्होंने जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, लाई डिटेक्टर भी टेस्ट हमने वो भी मांगा था हमने, वो भी लिखा है। जो सारे गवाह जो बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा नहीं है, ये थे नहीं, उनकी सारी लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट भी हमने मांगी थी। वो अभी भी आज भी हमारे पिटिशन में है। उसकी प्रेयर, स्पेसिफिक प्रेयर है, ये जो मामला सारा क्राइम ब्रांच को या सीआईडी को उसका हस्तांतर किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, ये भी हमने मांग की है। हम अभी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाए हैं उसके अंदर, और ये सारा देखते हुए हमारा केस बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। और अभी वी आर नियर टू आवर विक्ट्री। 17 को हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, हम जाएंगे, आर्ग्यू करेंगे उसको और देखेंगे फिर। लेकिन इसके पहले ये सारी केस के अंदर कोई डेवलपमेंट ना हो या कुछ आगे ना बढ़े, इसके लिए हमको जो हरासमेंट किया गया है, 2 दिन पहले जो खबर भी छपी थी मेरे बारे में, जो ऐसा हुआ था, वो मेरा पर्सनल कोई इशू था। वो पर्सनल इशू को किसी ने ऑल इंडिया लेवल पे हाईलाइट करके मेरे को डिस्करेज करने की कोशिश की गई। तो तनुश्री के लॉल के ऊपर ऐसा हुआ था, ये हुआ, ऐसा हुआ। वो केस फेक निकला केस। कोई उधर वो जो कंप्लेंट थी, शी वॉज नॉट अवेलेबल देयर। फुटेज भी मिला कि उधर है ही नहीं वो। आज वो जो जिन्होंने कंप्लेंट किया था 3 दिन से जेल के अंदर है। उनने गैंगस्टर के साथ में मिलके मुझे थ्रेट किया था। वो दोनों भी आज बिहाइंड द बार है, एक आर्थर रोड में और एक भाईकला जेल में। मेरे को धमकी तो ओपनली दी गई थी, क्योंकि नवभारत टाइम्स के न्यूज़पेपर में, अगर आपको याद होगा, पिछले साल मनसे ने धमकी दी थी कि नहीं, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं बिग बॉस में जाती हूँ तो बिग बॉस में जाके तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन इन लोगों ने एक और चाल चली थी, आरोपियों ने, कि उन्होंने पूरे मामले को बिग बॉस का मामला बनाने की, इनकी स्टार्टिंग से चाल रही है कि
कि अपनी गलती नहीं मानेंगे, कि मैं जो बोल रही हूँ उसको फ्रंट कैमरा हाँ घुमा के कहाँ से ऊट पटांग चीज़ें लाएंगे, बिग बॉस ये वो, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका कोई तात्पर्य नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है इस केस के मामले में, गुमराह करने की कोशिश वो करते हैं पब्लिक को, यहाँ वहाँ की चीज़ें, मतलब इट्स कॉल्ड अ डिफ्लेक्शन टैक्टिक, यू नो, डिस्ट्रैक्शन एंड डिफ्लेक्शन टैक्टिक। पिछली बार उन्होंने राखी सावंत को सामने कर दिया था, वो ड्रामा चला, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफ्लेक्शन टैक्टिक, यू नो, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऊपर से दूसरा कुछ बोल रही है, ज़िंदगी में मैं मिली नहीं हूँ उससे कभी, उल्टा सीधा कुछ भी बोले जा रही, उसको आगे कर दिया, उसको पैसे दिए। कुछ दिन पहले जो ये PR वगैरह कहीं पे थे, राखी सावंत भी वहाँ पे थी, उसने अपने मुंह से वो एडमिट किया, मेरे इंडिया निकलने से पहले वो माफ़ी मांगना चाहती थी मुझसे। इन लोगों को नमिता PR वगैरह को फ़ोन करके बोला मैं तनुषी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने बोला बोला भी उसने, सोशल मीडिया पे बोला मैंने भी बोला उसने। पागल औरत को बोलो, पब्लिक में जब उसने घटियापन किया है तो पब्लिक में आके माफ़ी मांगे। ओके, मैं पागल हूँ क्या, मैं और पब्लिसिटी स्टंट उसके लिए हेल्प करूँगी? फिर उसके सामने जाके बोलती है दूसरे टाइम पे, तुमको पता है ना ये सब मुझे पैसे मिलते हैं सब बोलने के। किसने पैसे दिए थे राखी सावंत को ये सब उल्टा सीधा बोलने के लिए? ऑब्वियसली नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, ये पैसे खिला खिला के डिफ्लेक्शन ये कर रहे हैं। तो धड़ल्ले से ये सब गेम चल रहा है यहाँ पे, पैसों का गेम चल रहा है सब यहाँ पे। मतलब शुरुआत से ही ऐसा साजिश रची जा रही थी क्या इन लोग की तरफ से, नाना जी या बाकी लोग की तरफ से, कि मामले को सप्रेस किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बता रहे वो शुरुआत में नीलेश कौसारे करके बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग से 2008 में 2008 उनका में काम जब ही ये वो हादसा है। हुआ था, इनका FIR दर्ज करना ज़रूरी था। जब ये पुलिस स्टेशन गई, जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, इनका नाना पाटेकर के बारे में लिखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इनका नाम निकाल दो, इनका नाम लेंगे तो हम आपका FIR लेंगे नहीं। और अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट बना दिया, उसके अंदर नाना पाटेकर का कोई रोल नहीं है। इनको कहा गया कि आप सिग्नेचर करो, इन्होंने बोला मैं सिग्नेचर करेंगे नहीं, हम करेंगे मराठी नहीं। में लिखा हुआ था। मराठी में लिखा था, इनको समझ नहीं पा रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं मराठी में स्टेटमेंट है, नाना पाटेकर का रोल इसमें अगर नहीं है तो मैं ये सिग्नेचर नहीं करूँगी। उन्होंने जो अंदर का स्टेट के ऊपर जो हादसा हुआ था 26 मार्च को, उसके बारे में उस पर कुछ लिखा नहीं। जैसे कि जो हादसा होने के बाद बाहर जो भगदड़ हुई या जो राइट हुआ, इनकी गाड़ी को डैमेज किया गया, उन्हें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट काट छाट करके बस उतना ही लिखा कि इनकी गाड़ी को तोड़ा गया, इनके ऊपर हमला किया गया, इनके पिताजी का FIR लिया, बाकी सारी बातें छुपाई गई, सप्रेस की गई। और इनको इसके बारे में आज तक पता, इनको ऐसा लगे कि कुछ हुआ होगा, लेकिन उनका FIR लिया नहीं गया। और इसी दरम्यान इनको जो भी एडवोकेट इनको आके मिले, उन्होंने ये मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया, इनको डाइवर्ट किया, इनका फोकस डाइवर्ट किया। इनको कहा गया कि एक चेक बाउंस का केस है, हम चेक बाउंस का करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर वहाँ पर जाएंगे आप तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको 2 दिन लॉकअप में रहना पड़ेगा। ये सारी बातें इनको कहेगी। इनके घर पे आके इनको धमकाया गया था। ये सारा डेटा हमारे पास है, सारा एविडेंस हमारे पास है। इनके कुछ डॉक्यूमेंट कागजात भी वहाँ पर लेके गए, और ये शुरुआती तौर से इनको पूरी कोशिश की गई कि ये मामले को दबाया जाए। ये अभी 10 साल के बाद भी यही कोशिश हो रही है। तुम सीधा आप लोग समझो ना, मैं 24 साल की थी और ये बुढ़े चारों 40 के ऊपर की उम्र की, इनके 40-50 के ऊपर की उम्र के थे। मुझ में कितनी अकल होगी 10 साल पहले, और इनमें कितनी अकल थी, क्योंकि सारे तो गुंडे हैं ना। इनका बैकग्राउंड चेक करो, इन चारों का आप लोग करो, चेक करो, नाना पाटेकर, सामी सिद्दीकी, राकेश सावंत और गणेश आचार्य, चेक करो कौन से बैकग्राउंड से आते हैं। मेरा बैकग्राउंड चेक करो, मैं कौन से बैकग्राउंड से आती हूँ। सारी जो ये शैतानी बुद्धि है, मैनिपुलेशन, ये जो आप बोल रहे हैं ना स्टार्टिंग से, ऑफ कोर्स मैं 24 साल की मिस इंडिया और फिल्म एक्ट्रेस, मेरी जो छोटी सी दुनिया, तो मैंने आपको बता दी, मेरी छोटी सी दुनिया वही थी। मैं घर से सेट पे जाती थी, डांस करना, एक्टिंग करना, मेकअप करके अच्छी सुंदर दिखना, और बस वापस घर। मेरे 4 दोस्त, 4 या 5 दोस्त, उन्हीं 4 या 5 दोस्तों के साथ रोज़ हर जब भी फ्री होती थी पार्टी करना, बस। उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था कुछ भी। ये पुलिस क्या होता है, ये कोर्ट वोट क्या होता है, ये सब क्या होता है, नहीं पता था मुझे। और कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो कैसे संभाले वो भी नहीं पता था। फैमिली, माँ बाप छोटे शहर के, उनको भी कहाँ से पता रहेगा, कभी देखा ही नहीं है सब इतना तामझाम झमेला। और ये सब करने के बाद इनकी तो मैनिपुलेशन फट से शुरू हो गई, क्योंकि तो गुंडे लोग हैं, इन्होंने तो बहुत लोगों को परेशान किया, और ये ऐसी मैनिपुलेशन घोटाला करके ये लोग पार हो गए हैं। और भी क्या कुछ किया होगा इन लोगों ने, और भी कितनी लड़कियों के साथ क्या कुछ किया होगा, किसी को पता है? आपको नहीं पता, क्योंकि उनको कभी जेल नहीं हुई ना। कितनी लड़कियों के साथ क्या कुछ करके बैठे हैं, वी विल नेवर नो।
क्योंकि इनके तो मसल पावर है, इनके पास पैसा है और शैतानी बुद्धि भी है ना, दबोच के रखते हैं सामने वाले को, कि डरा के रखते हैं कि सामने वाला की हिम्मत ही नहीं होती है। उसके नाम फाउंडेशन के बारे में किसी को भनक लग गई थी कि एक गड़बड़ फ्रॉड वगैरह करते हैं। 3 जर्नलिस्ट थे किसी छोटे शहर में, तो इन जर्नलिस्टों ने इंक्वायरी करनी शुरू करी नाम फाउंडेशन के बारे में। इन लोगों ने क्या किया, उन तीनों जर्नलिस्ट को, इन लोगों ने तीनों जर्नलिस्ट को लॉकअप में बंद करवा दिया। ये एक्टिविटी आप लोगों के साथ शायद नहीं हो सकती क्योंकि आप लोग बॉम्बे के जर्नलिस्ट हैं, आप लोग मुंबई के जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े पब्लिकेशंस के जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के पीछे भी लोग खड़े हैं, पावर है। लेकिन वो छोटे बेचारे जो 3 जर्नलिस्ट थे, छोटे शहर के थे, नवे, इन्होंने छानबीन शुरू ही की थी नाम फाउंडेशन के बारे में। बस इनको भनक लग गई, नाना पाटेकर और उसके ग्रुप को अंदर डाल दिया तीनों को। ये करते हैं कौन कौन, अगर ये गलती एक्सेप्ट करते हैं तो आप माफ करें। सॉरी, हाँ मुझे अगर ये लोग गलती एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप क्या माफ करेंगे? देखिए, माफ़ी का मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि मैं केस ड्रॉप कर दूंगी, नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। माफ़ी का मतलब ये होता है कि आप अपने दिल और दिमाग और जहन में चीज़ों को लेकर बैठे नहीं हुए हैं, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन इन लोगों को छूट देना सही नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी गलती मानी नहीं है। और ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, गलती मानेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तब का तब देखा जाएगा। गलती मानी नहीं है, माफ़ी मांगी नहीं है, उल्टा इन लोगों ने पिछले 1 या 1.5 साल में जब से बात उठी है और उन्होंने अपने गुनाह बढ़ा दिए हैं और हरासमेंट कर दिया है। जो भारत में मीटू मूवमेंट का जो छवि है, आप उसे किस प्रकार देखती हैं? वेल, मैं उसको वैसे ही देखती हूँ जैसे कि वो है। कुछ जगहों पे सक्सेस हुई है, जैसे कि अनु मलिक को निकाल दिया गया, पहली बार निकाला। मुझे जो आश्चर्य हुआ कि उनको वापस शो में डाल कैसे दिया था। खैर, फिर से उनको निकाल दिया गया, उसको एक सक्सेस माना जा सकता है। लेकिन कुछ मामलों में मूवमेंट स्ट्रगल भी कर रही है, जैसे कि कुछ मामले ऐसे हैं जैसे लड़कियों ने केस ही वापस ले लिया। ठीक है, अब जब ये खबरें बाहर आती हैं कि किसी लड़की ने केस किया था या कंप्लेंट दी थी और उसने कंप्लेंट वापस ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर बहुत दबाव डाला गया है। ये कॉमन सेंस की बात है, सबको समझनी चाहिए कि अगर किसी लड़की ने अपना केस वापस लिया है या अपनी कंप्लेंट वापस ली है, इसका मतलब है कि उस पर बहुत हाई लेवल का प्रेशर डाला गया है। और जनरली लड़कियों में उतनी वो क्षमता नहीं होती है कि वो लड़ पड़े, हमको बनाया नहीं गया उसके लिए। मैं अधिकांश लड़कियों की बात कर रही हूँ, हमको नहीं बनाया गया है जंग लड़ने के लिए। हम काम कर रही हैं, वी आर वर्किंग एंड बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वही बहुत काफ़ी है। ये जो मर्दों वाला जो अग्रेशन, झगड़ा, वो जो है ना कि मतलब मार्क, हमको नहीं बनाया गया है वैसा। और ये जब कंप्लेंट्स होती है ना, मीटू मूवमेंट वाली कंप्लेंट्स, तो लड़कियां हैं, लेकिन आदमी बिल्कुल जंग वाले तलवार वलवार लेके निकल जाते हैं। पॉलिटिशियंस को फ़ोन करते हैं। यहाँ से एक लड़की थी, उस दिल्ली वाली जो लड़की थी, विकी सराना का जो कंप्लेंट था उसका तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ 3-4 हफ्ते बाद। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर उसने कंप्लेंट करी थी उसके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, बड़े बड़े पुलिस अफसरों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ। और ये लड़की कौन, बेचारी दिल्ली की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। तो ये भी देखो ना, वो तो सारा ऑल गन्स आउट, आदमियों के सारे गन्स निकल जाते हैं। ऑब्वियसली आदमी खराब है ना, वरना तो लड़की को परेशानी क्यों करता। एक ऐसा आदमी जो किसी लड़की के साथ झगड़ रहा है, लड़की के साथ उसकी प्रॉब्लम हो रही है इस लेवल पे, हरासमेंट के लेवल पे, मतलब इश्यूज है, तो अब कंप्लेंट कर रही है, तो ये सारा निकल रहा है, तो लड़कियां कभी बैकआउट हो जाती हैं, हिम्मत नहीं होती है सबकी। मैंने बोला ना, मैं खड़ी हूँ क्योंकि ये नितिन जी है और नितिन जी का टीम है। मैं जितनी बार मैं थक जाती हूँ, बोलते नहीं हम खड़े हैं आपके साथ, ये जितना ज़रूरी है आपका, अच्छा ठीक है। और मैं भी जितना चाहती हूँ, लेकिन
कभी कभार शक्ति नहीं होती है, क्योंकि तो आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड में हार्वे विंस्टन वाला जो केस हुआ उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट बना, मी टू मूवमेंट इंडिया में, लेकिन बॉलीवुड में तो इतना करने के बाद भी, इतने सारे सर्वाइवर्स के बाहर आने के बाद भी तब किया आज तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक मीटू मूवमेंट आज भी जारी है, लेकिन इंडिया के अंदर जो अवेयरनेस है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में विशाखा गाइडलाइन दिया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया था। एक गाइडलाइन पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करने को ऑल सेक्रेटरीज को बताया गया था, लेकिन आज भी विशाखा गाइडलाइन क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट में वो क्या होता है, इसके बारे में बीच में कोई यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा था, ये क्या होता है विशाखा गाइडलाइन। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बोलते हैं, एक्टर्स बोलते हैं ये क्या होता है, ये कुछ यूजलेस है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करने के बाद भी आज जनता को, लोगों को या फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को मालूम नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस के बाद क्या एक कमेटी फॉर्म करना चाहिए, अगर किसी महिला की शिकायत आती है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसमें से वन ऑफ द एक्यूज उसने भी स्टेटमेंट किया था विशाखा वगैरह के कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है, ऐसा स्टेटमेंट किया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी ये फालतू बोलते हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रॉपरली हुआ नहीं, इसके लिए मीटू मूवमेंट जारी हुआ और ये तनुष्य के थ्रू इनके जरिए सक्सेसफुल रहा और आज भी जारी है मेरे हिसाब से। एक और चीज़ है, अमेरिका का कल्चर और वहाँ का माहौल बहुत अलग है। वहाँ पे जैसे अगर आप कुछ भी इश्यूज़ होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर चोरी चपाटी का इशू हो या फिर किसी लड़के ने परेशान किया या कुछ, आपने 911 डायल किया ना, 3 मिनट में पुलिस आएगी, एग्जैक्टली 3 मिनट्स। आप चाहे अमेरिका के किसी भी कोने में हो, आप पहाड़ों में हो या आप शहर में हो या किसी गांव में हो, एनीवेयर यू आर, एग्जैक्टली विद इन 3 मिनट्स दे हैव टू कम। 3 मिनट्स में पुलिस आएगी और पुलिस उधर के उधर आधी कार्रवाई करती है। सो यू आर नॉट कि आप थाने में चलो, आप थाने में आके रपट लिखवाओ, नहीं, वो उधर आके उस जगह पे उनकी, तो क्या जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो वहीं हिल जाते हैं। और वहाँ पे पुलिस को अगर किसी ने ब्राइब करने की कोशिश की, अंडर द टेबल या कुछ करने की कोशिश की, इतनी सॉलिड पनिशमेंट है दोनों को कि मतलब ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी बंदे सबकी। तो वहाँ पे ना लॉ एंड ऑर्डर का डर ऐसा है कि लोग भी थोड़ा केयरफुल हैं। और जब मीटू मूवमेंट वहाँ पे हुआ, एक बार लड़कियों ने कंप्लेन किया, हार्वी वाइनस्टाइन आज भी फंसा हुआ है, अभी उसका ट्रायल शुरू होने वाला है, बैंड बज गई उसकी, वो कितने हाई लेवल पे था। कंपैरिजन हो सकता है इन लोगों का हार्वी वाइनस्टाइन से। ये है दिव्या हमारी एडवोकेट्स असिस्टेंट और ये है आशीष असिस्टेंट, अगेन एडवोकेट्स असिस्टेंट्स, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है फॉर फॉर आवर केस एंड एवरीथिंग। सो वी वांटेड देम आल्सो। ये दोनों मेरे बैकबोन है, मेरे पीछे सब यही मेरा काम संभालते हैं, बैकग्राउंड में काम करते हैं, सामने नहीं आते कभी। और भी मेरी टीम है 8 लोगों की, 8 एडवोकेट है मेरे पास, इसमें से 2 हमेशा साथ में रहते हैं। तो ये सब बिहाइंड द कर्टन ये काम करते हैं, इसकी वजह से हमें सक्सेस मिलता है। मेरे जितने सारे केसेस है, हाई प्रोफाइल केसेस जो बॉम्बे हाई कोर्ट में सारी पिटिशंस वगैरह जो होती है, वो जो बनाने में, उसको फाइलिंग करने में, ड्राफ्टिंग करने में इन सारों का हाथ होता है और बहुत काम करते हैं। इसकी वजह से जो सक्सेस आपको दिखता है ये सब इनकी वजह से है। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी, ये जो 10 वर्षों का आपका ये जो स्ट्रगल रहा है, इसका भुगतान कैसे किया जा सकता है? आपके नज़रिए से क्या है? हाउ टू कॉम्पनसेट द लॉस व्हिच यू हैव फेस्ड फॉर दीज 10 years? 2 things are there. One is if I get justice and if these 4 people are put in jail, then I will feel compensated. Not just for myself, but because I will also know that this will set a precedent for all the harassment cases to come. Can you imagine, एक movement के होने से लोग सतर्क हो गए हैं, काफ़ी लोग सतर्क हो गए हैं, तो अगर जेल कन्विक्शंस हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, हमारे प्रोटेस्ट पिटिशन में हमने कॉम्पनसेशन की भी बात छेड़ी है। हमने अमाउंट अभी तय नहीं किया है क्योंकि वो बाद की बात है। जब व्हेन वी आर नियरिंग सक्सेस ऑफ द केस, जब केस हम जीतने वाले होंगे, देन वी विल पुट द अमाउंट। बट ऑनेस्टली दैट वाज नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन द माइंड, दैट्स वाई हम लोगों ने उसको बस कॉम्पनसेशन मेंशन करके रहने दिया है। आवर मेन थिंग इज़ जस्टिस। ये मैं चाहती हूँ कि ये अरेस्ट हो, मैं चाहती हूँ कि उनको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिले,
चारों के चार, पांचों को, इंक्लूडिंग राखी सावंत, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिले एंड कम से कम इनको 6 महीने की मिनिमम इनको जेल हो अनइंटरप्टेड। मैक्सिमम हमारे कंट्री में बहुत सारे गुनाहों के लिए बेल पे घूमते रहते बाहर क्रिमिनल्स, पनिशमेंट नहीं होती है इनको। लेकिन हरासमेंट का केस, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस होता है लेडीज़ के ऊपर, ये बहुत दिक्कत दे देता है लेडीज़ को, क्योंकि जॉब वॉब छूट जाती है, काम वाम छूट जाता है, आपके लाइफ के जितने प्लान्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड आई एम अ सिंगल वुमन, आई हैव टू वर्क, you know, I have to work. How will I sustain myself? How will I manage my life if I don't work? And जब मैं देखती हूँ कि ये मेरे ही केस में हरासमेंट अक्यूज्ड बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, मेरा बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है मेरा। क्योंकि मैं एक टाइम था जब मैं सेट पे जाके मैं गाना शूट करती थी, मैं डांस करती थी, मैं एक्टिंग करती थी, यू नो, और इन लोगों ने सब कुछ ख़राब कर दिया। और आज ये इनको बड़ी बड़ी फिल्मों में ये कास्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स, और ये काम कर रहे हैं और मेरे पास काम नहीं है। ये गलत है, ये बहुत गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की थी टू डिज़र्व समथिंग लाइक दिस। I don't deserve something like this. I deserve to be working, I deserve to be successful, and I deserve all the opportunities in life, not them, not them. ये मामला अंधेरी के रेलवे मोबाइल कोर्ट में है। अंधेरी मैजिस्ट्रेट कोर्ट अंधेरी जो मुंबई के जो अंधेरी लोकेशन जो है वहाँ पर रेलवे मोबाइल कोर्ट, लोअर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, यस। And the worst thing is they got away. बिल्कुल अभी ये लोअर कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, इसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम लोग लड़ेंगे इसको, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा है कि कुछ नहीं तो परेशानी तो होगी ना इनको, मरते दम तक ये केस चलेगा। जब तक ये हॉस्पिटल के आईसीयू में आखिरी सांसें ले रहे होगे ना, तनुश्री दत्ता हरासमेंट का केस लड़ रही होगी। 99 साल की उम्र भी हो जाएगी ना इन लोगों की। देखो मैं तो इनसे यंग हूँ ना, मैं हम लोग लास्ट तक, मेरी टीम पूरी साथ तक, पूरा सुप्रीम कोर्ट तक इनके साथ लड़ेंगे। मैं तो यंग हूँ ना, मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है। और इन्होंने मेरे को एक चीज़ मेरे को बोल के रखी है, मैंने उनको बोला नितिन जी केस पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। बोले जितने दिन तक चलेगा मैं आपके साथ हूँ। मैंने बोला 10 साल चला तो हाँ 10 साल में साथ हूँ। और एक और चीज़ मैं आज बताना चाहती हूँ मीडिया को, ये बताना ज़रूरी है इनके बारे में। ये हमेशा मुझे बोलते हैं मत बताओ, नहीं, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि अब तो इन पे भी आई है ना मुसीबत, तो ये बताना ज़रूरी है। इन्होंने मेरा केस प्रो बोनो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। लास्ट ईयर जब ये मुझसे मिले तब मैंने इनको क्लियरली एक चीज़ बात बताई। मैं उनसे जिस दिन मेरा वो इंटरव्यू था ना अर्नब के साथ, अर्नब गोस्वामी वाला जो इंटरव्यू मैं दे रही थी, उस दिन वो मुझसे मिलने आए थे ऑफिस के बाहर। मैं इनसे 5 मिनट मिली गाड़ी में, मेरी गाड़ी में। 5 मिनट्स में इनकी बातें सुन के मैं समझिए कि ही विल बी माई एडवोकेट। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, आई कैनॉट अफोर्ड अ केस। 10 साल मैंने फिल्में नहीं करी है, मैं इवेंट्स करके थोड़ा बहुत मेरा गुजारा निकल जाता है, बट मैं आई कैनॉट अफोर्ड अ लेंदी कोर्ट केस, यू नो। कब तक चलेगा, कहाँ चलेगा, कहाँ ये वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इन्होंने बोला आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आई एम टेकिंग योर केस फॉर जस्टिस, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट यू जस्टिस। हम इसको जस्टिस तक लेके जाएंगे, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो फिर उन्होंने बाद में बोला कि मैंने उनको बोला कि आपने तो केस प्रो बोनो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 10 साल तक चला तो, क्योंकि हाँ 10 साल तक चलेगा तो चलेगा, यू नो। सो दैट इज़ वाई मैं इन लोगों को बोल के रखना चाहती हूँ कि मैं नहीं रुकूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी में जहन्नुम करके छोड़ूंगी, यू नो। तुमको अगर चैन से जीना है तो तुम सरेंडर करो, गलती मानो और सरेंडर करो, ताकि बाकी की जो ज़िंदगी बची है ना, तनुश्री दत्ता का भूत और साया तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाली। मैंने करियर खोया अपना, और सिर्फ करियर नहीं, मेरा पैशन था एक्टिंग और डांसिंग, और बहुत मेहनत से मैंने उसको बनाया था और ईश्वर की कृपा से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। मैं
उन लड़कियों में से नहीं हो कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड है या कोई बड़ा स्टार उनको सपोर्ट कर रहा है या कोई उनको प्रमोट कर रहा है, फिल्में दिला रहा है। सारा सब कुछ मुझे ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत से मिला, छोटा छोटा भी मिला, मैंने उसमें काम किया और वो भी मुझसे छूट गया इन लोगों की वजह से। तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी, पक्का है ये और ये लेसन है, सीख है सारी लड़कियों के लिए, सारी लड़कियों के लिए और सारे मर्दों के लिए जो लड़कियों को परेशान करते हैं कि भैया सब बच के रह जाओ कि दूसरी तनुश्री दत्ता पैदा होएंगी अभी सारी, तो अब कांड मत करना कोई उल्टे सीधे। ढीठ जो अब सनक गई है ना मेरी, तो अब ये सनक चलेगी अब, जब तक कि मुझे कॉम्पनसेशन, जस्टिस और जब तक कि मेरी लाइफ रेजरेक्ट नहीं हो जाती फिर भी चलेगी बस। मेरे साथ ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ जो टीम है, आशीष है, दिव्या, ये भी इनका भी कमिटमेंट है आखिरी मोमेंट तक, लास्ट तक ये साथ में रहेंगे, तनुश्री के साथ में रहेंगे, बोले सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए मामला। हाँ, सज़ा तो होनी चाहिए, बिना सज़ा नहीं, ये जो अमाउंट होता है ये कोर्ट डिसाइड करता है, उसमें प्रावधान है, कानून में प्रावधान है, एक कॉम्पनसेशन क्या देना चाहिए और वो देखा जाता है कि मांगेंगे हम लोग। हाँ, वो हमने अमाउंट अभी डिसाइड नहीं किया क्योंकि वो हमारे लिए प्रथम इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि वो कोर्ट की प्रोविज़न है, तो इसलिए हम लोगों ने कॉम्पनसेशन की बात रखी है। लेकिन क्या अमाउंट होगा, क्या होगा, वो मेरे टैक्स रिटर्न्स उन दिनों, उस ज़माने में जब मैं काम कर रही थी, मेरी कितनी इनकम हुआ करती थी, वो सब देख दाख के, मतलब ये जो मेरा गैप हो गया है कितना मेरा, वो सब देख दाख के कोर्ट डिसाइड करेगा, हम लोग बाद में सोचेंगे। वो मेरा प्रायोरिटी नहीं है, मेरा प्रायोरिटी है जस्टिस पाना, उनको सज़ा दिलाना। सज़ा से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, सज़ा तो इनको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे दे के छूट जाएंगे, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉर सेल। सज़ा होगी, सज़ा, आई एम पुशिंग फॉर पनिशमेंट, क्योंकि सज़ा होगी तभी इनको अकल आएगी। तुम हर चीज़ को तुम पैसे देके खरीद लोगे, ऐसा नहीं चलेगा। गलती की है तो तुमको गलती की भरपाई वैसे करनी पड़ेगी ताकि दुनिया को और सबको ये सीख मिले कि यू विल नॉट गेट अवे विद इट। सज़ा तो होएगी 100%, लेकिन कॉम्पनसेशन की बात है, वो बाद में देखेंगे, पता नहीं क्या करना। एनी क्वेश्चंस? आपने जो पिटीशन फाइल की है तो उसमें राखी सावंत के खिलाफ भी कुछ उसमें ऐड किया है क्या? जी नहीं, उसका करेंगे। अभी करेंगे, उसमें वो ऑप्शन है, अभी आप हमको एडिशनल अभी फाइल करना है, उसके बारे में भी ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, पिछले साल हमने डाले थे ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आना बाकी था, इसलिए हमने वो ऑप्शन अभी प्रिजर्व रखा है कि अब बाद में एडिशनल रिप्लाई फाइल करेंगे, उसमें लाएंगे सारी चीज़ें। नहीं, उसने क्या, उसने जो उल्टी सीधी चीज़ें करी, फिर माफ़ी मांग के फंस गई है वो। तो एडमिशन है उनकी तरफ से, एडमिशन के उन्होंने गलत किया है। हाँ, तो उसका देखेंगे क्या करना है, लेकिन छोड़ूंगी तो उसको एट प्रेजेंट पिटीशन में अभी उनके बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ 4 आरोपी के खिलाफ है। बाकी जो एडिशनल फाइल करना है उसके बारे में सोच रहे हैं अभी हम लोग, उसे कंसिडर करके फिर करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, हिसाब में सबका लूँगी। 10 अक्टूबर 2018, 10 अक्टूबर 2018, ओशिवारा पुलिस स्टेशन, मुंबई, अंधेरी।